आईएमएफ जब से राज़ी हुआ है, दिल की कैफियत बिल्कुल ऐसी है जैसे हिंदुस्तानी फिल्मों के अंदर लड़के की बात लड़की से बन जाती थी तो उसके बाद फिर वो गाने गाता था, लहलहाते खेतों में नाचता था, दरख्तों के गिर्द घूमता था और लड़की को फर्जी तौर पर अपने सामने महसूस करता था। बिल्कुल इसी तरह आईएमएफ के साथ बात बन जाने के बाद इस तरह की कैफियत पाकिस्तान में पाई जा रही। लोग इतने खुश हैं, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग अरबाब इक़्तिदार में, अवाम ने तो हालात बड़े बुरे झेले खान साहब के दौर में भी, और अब अगला दौर आया, हमने सोचा शायद हालात बदल जाएंगे लेकिन मामलात वही हैं। लेकिन जो लोग अरबाब इक़्तिदार में हैं उनके लिए अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात, डॉलर की कदर के अंदर तेज़ी से कमी शुरू हो गई। मैंने तो पहले बताया था, कोई फिल्म मुझे पता होती है सारी। बात यह कि एक्सपोर्टरों ने कहा यार हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, कुछ लोगों के पास डॉलर पड़े थे, उन्होंने कहा हम वापस डॉलर लाते हैं, हमें ज़्यादा मिलने चाहिए, तो डॉलर बढ़ गया, गैर फितरी तौर पर बढ़ गया। मुख्तसरन एक बात कहूँगा कि ये जो हालात पाकिस्तान में हर चंद साल बाद बदल जाते हैं, अब ये सुनो मेरी बात ख़ास तौर पे, इस्लामाबाद में भी सुना जाए और रावलपिंडी में भी सुना जाए और उसके इर्द गिर्द भी जो शहर मौजूद हैं वो भी गौर से सुनो। ये जो मुल्क में महंगाई की एक लहर आती है, इससे नुकसान किसे होता है? अपर मिडिल क्लास। अपर क्लास को नहीं, मिडिल क्लास को नहीं। मिडिल क्लास हमेशा सस्टेनेबिलिटी के एक लेवल पे चल रही होती है, वो हमेशा ही उनकी ज़िंदगी में ये लिखा हुआ है ख्वार होना। गरीब आदमी की ज़िंदगी में है लॉटरी लगना, लॉटरी लग गई तो ऊपर आ गया, वरना वो हमेशा नीचे ही रहेगा, तो गुलामाना जहनियत है उसकी। अपर मिडिल क्लास इस मुल्क की पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बैंकर्स हैं और लोग हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है। बंदा 45 साल के बाद अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सोचना शुरू कर देता है। अपर क्लास को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्रीम विल ऑटोमेटिकली कम अबव द लेवल ऑफ मिल्क। ये एक फैक्ट। अपर मिडिल क्लास वालों जागो, यू आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ टुडे, but you are going to be the paupers of tomorrow. Your children will not be able to study in good schools and you will not be able to afford the living that you want. ये जो तुम लोग अपनी तरफ से sit down गाड़ी चलाकर ये सोचते हो कि तुम कामयाब हो, your next generation will not get the same benefit. This inflation will eat you up. खैर, ये बड़ी अहम बात थी, मेरी कहने की बात थी। लोग सुनते हैं, सुन के फिर टाल जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को अपर मिडिल क्लास से गिरकर मिडिल क्लास में आते देखा है, इसीलिए मैंने बताया है। उनकी अगली जनरेशन कहती है अब्बू ये थे, अब्बू वो थे, हमारे दादा ये थे, हमारे अब्बू वो थे। लेकिन अब्बू और दादा का दौर फिर निकल जाता है, मामलात बदल जाते हैं। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब हारून मद्रास वाला साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो कारोबारी और सनती में मिलाप है, उसके अंदर इनका बहुत ही अहम किरदार है। ताजर सनतकार बिरादरी का मारूफ नाम है। यह हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और जनाब शकील रामे साहब जो मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, प्रोग्राम के अंदर बारहा शामिल होते रहते हैं और मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे बदरिया स्काइप। गुफ्तगू का आगाज़ परवेज़ मद्रास वाला साहब आपसे करता हूँ। IMF से बात तो तय हो गई, पर शराइत बड़ी सख्त हैं। इन सख्त शराइत के नतीजे में देयर विल बी अ सुनामी ऑफ इन्फ्लेशन। देयर इज अ गुड न्यूज़ बट अ बैड न्यूज़ अटैच्ड विद इट। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी नासिर भाई, अली भाई, बहुत शुक्रिया। आपने पहले तो बहुत अच्छी तमहीद बांधी, मैं उसी को ही कंटिन्यू करूंगा। जैसे आपने कहा ना कि वो जो हीरो है रख के गिर चक्कर लगाता है हीरोइन के साथ ना, तो ये आपको पता है कि जब ये हीरोइन के साथ जब चक्कर लगाता है दरख्त के आसपास ना, तो जब हीरोइन मान जाती है ना तो खर्चा भी डबल हो जाता है, ठीक है ना। वो जो लड़के का जो खर्चा है ना वो डबल हो जाता है। अब उसकी जेब में जो है ना और बोझ आ जाता है, क्योंकि उस हीरोइन का भी खर्चा उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अब IMF से आपने शर्तें तो मान ली हैं, IMF से आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले लिया है। अब वो उस दुल्हन जो मान गई है ना, तो अब उसका खर्चा जो है ना वो भी डबल हो गया है। अब उसका जो बोझ है ना वो भी आम जो शहरी है या आम जो पाकिस्तानी है ना उसके ऊपर आएगा। उस पर गवर्नमेंट को इटसेल्फ तो कोई नहीं है, उस गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को तो भाई बोझ आगे पास ऑन करना है ना।
आप ये कहें ना कि IMF की वजह से आम पाकिस्तानी को कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, वो नहीं होगा। इस बात को आप प्लीज़ भूल जाएं। इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना वो पाकिस्तानियों को ही होगा और उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो दुल्हन मान गई है और अब दुल्हन मान गई है तो उसका सारा खर्चा जो है ना उसका वो आम पाकिस्तानी जो है ना बर्दाश्त करेगा। पेट्रोल का पहला झटका आएगा, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ें महंगी होंगी। अब देखिए ना, दूसरी चीज़ें तो महंगी होंगी क्योंकि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ लिंक करती है। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लिंक करती है, आपका जो सुपर टैक्स लग गया है तो वो सारी इंडस्ट्रियाँ लिंक कर रही हैं। पेपर की आपने प्रिंटिंग की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। आज मैं पढ़ रहा था कि भाई बांग्लादेश जो है उसके पास तो 57 बिलियन डॉलर रिजर्व में पड़े हुए हैं, 21 बिलियन तो उसके रेमिटेंसेज आ रहे हैं, 2800 तो उसका पर कैपिटा इनकम है। आप तो यार अपने बांग्लादेश से तो आप अपने कितने पीछे चले गए। हम उस बंगालियों को कहते थे कि यार ये बंगाली किसी काम का नहीं है, वो जो ईस्ट पाकिस्तान है ना उसको फारिग करो। वही जो फारिग जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, आज हमने अपने सामने जो है ना वो एक एग्जाम्पल है कि उसने क्या करके दिखा दिया है। उसकी आप रिजर्व देखें, उसकी आप एफिशिएंसी देखें, उसका आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो उन्होंने प्रोग्रेस की है। यार बात दरअसल ये है कि हम दुल्हन मान जाएगी इसके ऊपर ही हम खुश हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी पॉलिसियाँ सही नहीं करनी है, हमें जो है ना एडॉक बेसिस पे डिसीजन लेने हैं, कारोबार को तबाह करना है, कारोबारियों को परेशान करना है। देखें ना, हर 6 महीने के बाद अभी सप्लीमेंट्री बजट, अभी बजट आया नहीं है, सप्लीमेंट आनी शुरू हो गई है। वो ये हो गया कि जैसे एग्जाम में हम सप्लीमेंट्री पेपर देते, क्या कोई मजाक चल रहा है यार? ये कोई इकनॉमी है, ये कोई अपने मुल्क चला रहे हैं यार? ये तो यार एक बनाना रिपब्लिक होकर रह गई है कि भाई इसमें कारोबार जो है ना करने वालों का एक उन्होंने मिशन कर लिया है कि यार किस तरह से इकोनॉमी को तबाह किया जाए। अब दुल्हन मान गई है, अब दुल्हन मान गई है तो खर्चे उठाएं। हाँ, खर्चे उठाओ, दुल्हन के खर्चे उठाने पड़ेंगे। जनाब शकील रामे साहब, बड़ी अच्छी तमसील निगारी हो गई। मेरे ख्याल प्रोग्राम ऐसा हो गया, आम आदमी को समझ आ गया। लेकिन हसीना के मान जाने के बाद, दुल्हन के मान जाने के बाद अब पाकिस्तान की इकॉनमी को किस किस तरह के चैलेंजेस दरपेश होंगे, ये हमें बताइएगा। जी शकील रामे साहब। मुझे शकील रामे साहब की आवाज़ नहीं आ रही, तो दोबारा से उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी अहम बात अभी परवेज़ हारून मद्रास वाला साहब ने की। चलें, शकील रामे साहब की आवाज़ मेरे ख्याल दोबारा बहाल हो गई। जी शकील साहब, दोबारा से सवाल का जवाब दीजिएगा। जी, बात यह है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं तो हमें 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर एक, हमें जो अपनी बोलने की आदत है ना इसको कम करना पड़ेगा और हाथ को हिलाने की आदत को बढ़ाना पड़ेगा। अब कल भी इस्लामाबाद शहर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस टर्न अराउंड पाकिस्तान, वो वही बातें जो हम 50-60 साल से सुनते आ रहे हैं, हमें ये भी पोटेंशियल है, हमें वो भी पोटेंशियल है। खुदा के बंदो, आपको किसने रोका है उस पोटेंशियल को ना आप यूटिलाइज करें? काम जो होता है ना वो कॉन्फ्रेंसेस करना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम होता है काम करना। एक चीज। नंबर 2, हमें जो अपनी इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की जरूरत है। अभी तक जो हमारा सारे का सारा हमारा जो फोकस था वो है टैक्स रेवेन्यू। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, कोई भी मुल्क टैक्स रेवेन्यू पे नहीं चल सकता। नॉन टैक्स रेवेन्यू की भी उतनी ही अहमियत है जितनी की नॉन टैक्स की टैक्स रेवेन्यू की होती है। आपको ये मिसाल मैं आपके साथ ऐसे शेयर करता हूँ, जब ये कोविड-19 आया तो दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी जिसको हम यूएसए कहते हैं, उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि उसकी जो कि सारी की सारी यानी कि रेवेन्यू है वो टैक्स की तरफ जाता है, प्राइवेट सेक्टर सारा कुछ, तो उसको $2 ट्रिलियन जो है प्रिंट करना पड़ा। दूसरी तरफ चाइना की इकोनॉमी जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बैलेंस है, उनको ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ा। क्योंकि आप देखें तो उनके लास्ट ईयर भी था जो उनका गवर्नमेंट का रेवेन्यू था जीडीपी, उसमें उनकी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस थी उसका 32% शेयर था। ये एक बहुत बड़ा शेयर है। तो हमें जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज करने की जरूरत है। हम हर वक्त टैक्स करते रहते हैं, नॉन टैक्स पे नहीं जाते। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा हमें अपने स्टेट और एंटरप्राइजेस को भी स्टैब्लिश करना है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को आप मार दें, प्राइवेट सेक्टर को मौका दें, मगर अपने स्टेट और एंटरप्राइजेस को भी ठीक करें। यहाँ एक फंडामेंटल क्वेश्चन अली नासर साहब आप भी इस पे कमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कहता है मुझे क्रेडिट भी दो,
मुझे टैक्स एग्जम्पशन भी दो, मुझे ये भी एग्जम्पशन दो, मुझे वो भी सहूलत दो। अगर सारा कुछ स्टेट ने देना है तो स्टेट क्यों स्टेट ओन एंटरप्राइजेस पे जाती? नंबर एक। नंबर दो, अगर स्टेट के पास पैसा होगा तो वो प्राइवेट सेक्टर को कर सकेगा ना। जेब में पैसे नहीं होंगे तो प्राइवेट सेक्टर को वो कहां से करेगा? वो तो टैक्स बढ़ाएगा। फिर अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा टैक्स रेवेन्यू पे जोर रहा तो वो फिर टैक्स ही बढ़ाएगा, जो कभी हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उस पे जो कि मेजर जो चंक हमारी वो आती है, मतलब ये मैं 2020 का डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसका जो हिस्सा था हमारे जीडीपी में 19% था और टैक्स में जो हिस्सा था 70% था। जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 60% था और उसका टैक्स में जो हिस्सा था वो 29% था। एग्रीकल्चर का जो हमारा उस वक्त 20% था शेयर, उसका सिर्फ जीडीपी में 1% हिस्सा था। अब ये बताएंगे, एक तरफ हम कहते हैं जी उसको एग्जाम्पशन दिए देते हैं, हम इंपोर्टर को बहुत एग्जाम्पशन देते हैं। पर लास्ट ईयर जो हमने 527 बिलियन रुपीस की हमने एग्जाम्पशन दिया इंपोर्टर को पाकिस्तान में। अगर टोटल एग्जाम्पशन देखें तो हमारी 1.7 ट्रिलियन है जो हमने लीड क्लास को दी हुई है, मगर दूसरी तरफ हम टैक्स नहीं बढ़ाते। तो इस सारे जो सिनेरियो को हम देखते हैं, हमें एक रैशनल और हमारा पॉलिसी बनानी पड़ेगी और अपना टैक्स जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो है हमें जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हम इसमें चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीपैक, मगर सीपैक को हमने बातों की बीच चढ़ा दिया। जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है जनाब मैं ये कर दूं, मैं सीपैक हमारे लिए ये है, सीपैक वो है, अमली तौर पर कुछ नहीं हो पा रहा। मैं देखा अभी जो ये गवर्नमेंट आई तो ये क्लेम कर रही थी हमने फर्स्ट फेज सीपैक को बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया, मगर ये जो समझने से कासिर है कि फर्स्ट फेज ऑफ सीपैक और सेकंड फेज ऑफ सीपैक में जमीन आसमान का फर्क है। सेकंड फेज जो फर्स्ट फेज थी वो G2G थी जिसको नहीं, लेकिन आप क्रेडिट तो दें। देखिए जो बंदा हमारा मतलब हमारे पड़ोस में ही है नाड़ोवाल से, तो वो बेसिकली देखें मस्जिद तो वही है ना सीपैक का, आप मानो नहीं मानो, देखो कंसेप्ट उन्हीं का ही है। देखें आपने दे दिया दूसरों को दे दिया वो एक अलग बात है। आप ये बिल्कुल देखें जो मौजूद है वो जनरल परवेज मुशर्रफ है। 2003 का बीजिंग डिक्लेरेशन उठा के पढ़ें आप, आपको एक एक चीज नजर आएगी सीपैक की, एक एक चीज। 2006 का आप एनर्जी फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट पढ़ें पाकिस्तान चाइना के दरमियान में, आप 1999 का यानी कि जो मुशर्रफ साहब प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस मौजू पर मैं वापस आता हूं आपके पास। मैं परवेज मदरास वाला साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। एक बड़ा अहम मौजू है और जाहिर बात है एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रही हो तो मेनी पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। टुडे आई वाज जस्ट रीडिंग दिस आर्टिकल एंड लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इज टेकिंग प्लेस कि IMF हो गया, जैसे आपने कहा कि दुल्हन मान गई, बट व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेज फॉर पाकिस्तान टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम श्रीलंका लाइक सिचुएशन। छोटा करता हूँ सवाल को, तो आंसर इसका ये है कि पाकिस्तान विल हैव टू रिविजिट आवर अफगान पॉलिसी। बड़ी अजीब सी मैं बात कर रहा हूं बिकॉज यू सी ये वाई, बिकॉज इफ वी विल नॉट लुक एट रीजनल सिक्योरिटी फ्रॉम द परस्पेक्टिव दैट अदर स्ट्रेटेजिक पार्ट्स आर लुकिंग एट, तो फिर पाकिस्तान अपनी एक ड्यूरेबल पोजीशन क्रिएट कर लेगा इस रीजन में। मजबूर हो जाएंगे वो कि हमें हमारी चोंच में दाना डालते रहें। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी अब एक नया महवर लेगी। उसकी वजह ये है कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अपने फाजिल मेहमानों के सामने एक मसला रखा। देखें, इमरान खान साहब हैड टू लूज़ हिज जॉब क्योंकि जॉब पे रखा गया था, फिर जॉब से फारिग कर दिया गया। द रीज़न इज़ दैट आवर पुअर अफगान पॉलिसी लेड टू बैड रिलेशंस विद आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। मुख्तसर सा सवाल मैंने पूछा था, परवेज मदरास वाला साहब आपकी जानिब आता हूँ। देखें, हम इस रीजन के अकेले मुल्क नहीं हैं, हमें दूसरों को कॉन्फिडेंस में भी लेना पड़ेगा, रीजनल सिक्योरिटी देखना पड़ेगा, और अगर हम पैसे चाहते हैं कि IMF हमें दे तो फिर जाहिर बात है, आप जानते हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर वो कंट्रीज़ बैठते हैं जिनका अपना इधर रीजनल इंटरेस्ट है। Do you think Pakistan can change our Afghan policy both for the economic betterment, better diplomacy in this region, peace and security in our South Asia? जी जनाब परवेज मदरास वाला साहब। अच्छा, आप
शायद वो सच सुनना पसंद करेंगे। कर लूंगा, कोई बात नहीं। आप तो सुनिए सर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अमेरिका इतना आसानी से जो है ना अफगानिस्तान से क्यों रातों रात निकल गया, आप देखें कि माइटी अमेरिका, ठीक है ना, यूएसए अफगानिस्तान को इस तरह से छोड़ के चले गया, सारे अपने जो एसेट्स थे वो भी छोड़ के चला गया और बिल्कुल क्वाइटली चले गया, कोई वायलेंस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देखें तो सही। और दूसरी जगह जो यूक्रेन में है वो है हंगामा मचा हुआ है, तो उसका रीज़न क्या है, ये आपने कभी सोचा है? अगर मैं ये बताऊं, हाँ, ये बताऊं कि भाई एक ठेका दिया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि भाई मैं जा रहा हूं और पाकिस्तान को बोला है कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अफगानिस्तान को जो है ना बिल्कुल पीसफुली जो है ना हमारे लिए तैयार करके देंगे और हम आके जो है ना वहाँ अपना एक स्ट्रेटेजिक बेस बनाएंगे और फिर हम जो है ना उस बेस पे बैठ जाएंगे और हम चाइना को भी कंट्रोल करेंगे और दूसरा ये है कि हम रशिया को भी कंट्रोल करेंगे। ये सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पाकिस्तान को और ये पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई बात दूसरी है ही नहीं। अब आप उसको माने ना माने, मेरा जहन ये कहता है और मैं इस पर बिल्कुल अभी भी आप वो कायल हूँ, बिल्कुल नहीं। बड़ी आपने अहम बात की है, उसके बहुत सारे नए दरवाजे आपने खोल दिए हैं। देयर आर मैनी डायमेंशंस टू इट। मेरे ख्याल से शकील रामेद साहब को भी शामिल करता हूँ। शकील रामेद साहब, देखें मैं आपके सामने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, देखें सर लोग यहाँ घुमा फिरा के बात करते हैं। जो अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज हुई, बिल्कुल हुई, अफ़गानिस्तान में मदाखलत भी हुई, बस ये कि हमने तो बात ये कि उस रजीम चेंज के नतीजे में ही डेफिनेटली इमरान खान साहब हैड टू लूज हिज जॉब एंड वन ऑफ द, आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, बाकी तो कुदरत ने बहुत सारे रीजंस बना दिए, लेकिन मेन एम ये कि नाउ व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, बिकॉज वी हैव बीन चारों शाने चित इकोनॉमिकली। अब अगर हमें मजीद नोटू चाहिए, पैसे चाहिए, तो वी विल हैव टू लुक टूवर्ड्स द वेस्ट एंड हाउ डू वी सेटिस्फाई देम। एक तो परवेज साहब ने बता दिया कि डेफिनेटली देयर वाज अ स्क्रिप्ट इन प्लेस एंड टू सम डिग्री दैट थिंग हैज बीन टेकिंग प्लेस। व्हाट्स योर व्यू ऑन इट एंड व्हाट कैन बी द बेनिफिट फॉर अस टू अवॉइड श्रीलंका लाइक सिचुएशन? जी, मैं क्या परवेज साहब से ना बड़ी माजूद के साथ थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा। कर लें। अमेरिका यहाँ पर, नेटो यहाँ पर बैठा रहा कई साल, उसको तमाम लोकल पार्टनर्स की हमायत हासिल थी, जिसकी वजह से वो सारा कंट्रोल कर रहा था। ये सिचुएशन उसके लिए कोई इतनी बेनिफिशियल नहीं थी। ये उसने देखा कि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स करना चाहता था, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, इंटरफेरेंस इन सेंट्रल एशिया या रशिया, उसको ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल रहे थे। तो उसने ये सोचा कि मैं अब यहाँ से अफगानिस्तान से निकलता हूँ और अफगानिस्तान में होगा क्यास, और उस क्यास का मैं उठाऊंगा फ़ायदा। कि यानी कि यहाँ पर मतलब जो कि आप देखते हैं कि हामिद करज़ई साहब ने बहुत देर पहले कहना शुरू कर दिया था कि अमेरिकन जो हैं कि यहाँ पर लेके आ रहे हैं दाश वालों को। अब जो दाश वालों ने जो काम उनके लिए उधर किया था इराक में, सीरिया में, वो चाहते थे कि वही काम अब अमेरिका के लिए वो इधर करें। और उन दाश का उन्होंने कोशिश कर रहे थे जो कि उज़्बेकिस्तान मूवमेंट है, इस्लामिक मूवमेंट, उसको भी इनके साथ शामिल करें ताकि वो जो चाइना के अगेंस्ट जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ाई जा सकें। मगर जो उनका प्लान जो कि क्यास वाला है बड़ी हद तक नहीं कामयाब हो सका। उसकी वजह ये थी कि जब उन्होंने पैसे रोक लिए, उनका ख्याल था पैसे रोकेंगे तो लोग भूखे मरेंगे, लड़ेंगे। तो चाइना और तो दूसरे जो रीजनल कंट्रीज थे, पाकिस्तान भी है जिसमें, ईरान भी है जिसमें, और भी रीजनल कंट्रीज हैं, उन्होंने आगे बढ़ के चाइना अफगानिस्तान का किसी हद तक, मैं ये नहीं कहता उनके तमाम मसाइल हल हो गए, मगर जो उनको सिचुएशन थी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दी। सो अमेरिका का जो क्यास की थ्योरी थी वो यहाँ पर नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि वो जो है कि अभी भी पाकिस्तान को दबा रहे हैं कि जो पाकिस्तान जंग के लिए एडवोकेट करता है या जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है तो कितना स्क्वीज कर दिया जाए कि ये कुछ भी ना कर सके। तो मेरा ख्याल, मेरा जाती ख्याल ये है, बाकी हर तरह का बंदा क्या कहते हैं कि यहाँ पर नहीं, पर्सपेक्टिव है आपका, एक पर्सपेक्टिव देखें। चलें इसके दरमियान मिडिल वे निकालता हूं मैं, क्योंकि हम लोग तो इसमें देखें वो आपका पर्सपेक्टिव होगा। हाँ, मैं आप लोग पर्सपेक्टिव नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में सानू 4 पैसे लबने चाहिए ने, सानू 4 पैसे लबने चाहिए ने, हमें पैसा मिलना चाहिए, ठीक है सर। तो बेसिकली बात यह है कि विल वी गेट दिस बेल आउट इफ आवर इंपॉर्टेंस इन दिस रीजन नाउ इंक्रीजेस। ये बात थी, आपने भी अपना पर्सपेक्टिव दिया, थोड़ा सा मैं इनसे भी कंक्लूजन ले लेता हूं इसका। सर बात यह है कि नाउ वी नीड एन इकोनॉमिक। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं जी।
देखिए, जो अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ है। इसकी बहुत स्ट्रांग इकोनॉमिक रैशनल है। अमेरिका की जो कि मार्केट साइज है वो सिर्फ 333 मिलियन लोगों पे मुश्तमिल है। चाइना का जो मार्केट साइज है वो 1400 मिलियन लोगों पे मुश्तमिल है। अब जो ट्रेड वार हो रही है, चाइना ने अपनी डोमेस्टिक मार्केट को पुश दिया है और वो पूरे उसको सस्टेन कर रही है। उस पर सैंक्शन लगा दें, कुछ लगा दें। अब जो अमेरिका के ट्रेडिशनल आई थे यूरोपीय यूनियन, मैं इस पर आता हूं, वापस आता हूं। ये फ्रेंड्स बिकम एनिमीज, एनिमी फ्रेंड्स, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। पहले इंडिया कहता था पाकिस्तान जो है उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर बात करेंगे कौन किसका दोस्त किसका दुश्मन। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जहां हमने छोड़ी थी वहीं से सिलसिला जोड़ लेते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर परवेज़ मदरास वाला साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्योंकि अभी जो इसेंशियल क्वेश्चन आ रहा है कि कैन शहबाज शरीफ ड्राइव पाकिस्तान इनटू ए मोर प्रॉस्परस फ्यूचर वेयर वी डू नॉट एंड अप लाइक अदर कंट्रीज in the region like Sri Lanka. ये main question है. So if we want to be saved, we need money. Will they give us money for our strategic location, for our strategic role? ये मैं जानना चाहूँ जी। अली भाई, आप मुझे एक तो ये चीज़ बता दें कि आप किसी से पूछें तो सही कि भाई अगर आपको पैसे मिल गए तो आप करेंगे क्या? क्या करेंगे? पैसे मिल गए तो क्या करेंगे? पहले आप किसी को ये पूछ के बताएं कि अगर आपको IMF ने $2 बिलियन दे दिए, $4 बिलियन दे दिए तो आप करेंगे क्या? हमें क्या फ़ायदा होगा? पहले आप किसी से ये पूछ के तो बताएं कि भाई क्या बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, क्या आम शहरियों को फ़ायदा होगा, क्या आम पाकिस्तानी को फ़ायदा, उसका एडवांटेज क्या होगा? आप किसी को ये पूछें ना कि यार ये इतने पैसे आएंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये आप किसी को पूछ के तो बताएं। आप ये बोल रहे हैं कि पैसे आएंगे, IMF दे रहा है, ये दे रहा है, चलो दे दिया ना, आ गए ना पैसे। Money is like narcotics. हाँ, you can only enjoy for the period of time that you are, मतलब it has the same effect as narcotics. मेरा ख्याल है, I don't know. Money is never enough. Money is never enough. आपको सूंघ सकते हो, क्या करें भाई? आप बताएं तो सही। पहले सबसे पहले तो मैं एक सवाल करता हूँ ना, चलें कि भाई उसका फायदा क्या होगा, उसका क्या करेंगे? आप पहले बताओ। आ गया तो पैसा, चले पहले तो आप ये बताएं कि आम शहरी को उसका क्या फायदा आएगा। पैसे की बातें कर रहे हैं कि ये आएगा पैसा, IMF से डील चल रही है, हमने इनकी शर्तें मान ली, हमने टैक्स बढ़ा दिया, हमने पेट्रोल का बढ़ा दिया, हमने ये कर दिया। यहाँ तो अब तो हम सिर्फ एक साइड की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भाई हम सारी उनकी शर्तें मान रहे हैं और हमने ये सारी चीज़ें कर दी। अच्छा, पैसा आ गया तो अब उसका फ़ायदा क्या होगा लोगों को? पहले ये तो बताओ कि होगा क्या। ये आप सोचो ना पहले। हाँ, तो ये तो आप सोचो ना, फिर इसके बाद तो फिर बात होगी, डिबेट तो उसके बाद शुरू होती है कि भाई ये पैसे आने के बाद लोगों को क्या फ़ायदा होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, कारोबार को क्या फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, क्या हम इकोनॉमी एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, क्या हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, क्या हमारे लोगों को जो है ना हर चीज़ सस्ती मिल जाएगी, क्या घी सस्ता मिल जाएगा, क्या चीनी सस्ती मिल जाएगी, क्या हर चीज़ आधी हो जाएगी, उसका फ़ायदा क्या होगा? ये पहले तो बताएं। 2 बिलियन आएंगे तो ये फ़ायदा होगा, 4 बिलियन आएंगे तो ये फ़ायदा होगा, 10 बिलियन डॉलर आएंगे तो ये फ़ायदा होगा, ताकि हम भी ये सोचें कि अच्छा ये पैसा आएगा तो चलो हम कड़वी गोली पी लेते हैं, हम पेट्रोल के भी कड़वी गोली पी लेते हैं, हम टैक्स की भी कड़वी गोली पी लेते हैं, हम ये भी कह लेते हैं। कहते हैं ना कि भाई आप बीमार हैं, आप ये गोली खाओगे कड़वी तो आपको ये फायदा होगा, हो जाएंगे। हाँ, तो अब आप बताएं तो सही ना, ये गवर्नमेंट ये भी तो बताए ना। बेताब मईशतदान हमारे साथ हैं, बेताब भी हैं, तो आप उनसे पूछता हूँ आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है कि अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो फिर क्या होगा, करेंगे क्या उसका? मतलब इज देयर अ प्लान फॉर दैट? ये बड़े शकील रामी साहब बड़ा मुश्किल और प्रेसिंग क्वेश्चन पूछ लिया है परवेज साहब ने, क्या कहते हैं? अभी तो मैं ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ना परेशान बैठा हूँ। गर्मी इतनी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मैं चाह रहा हूँ जल्दी खत्म हो, मैं उठूँ इससे। दूसरी बात यह है कि मैं सारी कहानी को ना एक पंजाबी की कहावत है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को समझ। हमारा हाल ये है कि गली बाती मैं बड़ी करतूती मेरी माँ, यानी कि हम सिर्फ बातें करने के माहिर हैं, काम करवाना तो किसी और से पूछें। तो ये जो हमारी है ना, देखें अब ये जो